नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मुद्दा आज का में महाराष्ट्र का रुख करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में जब से अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी में बड़ी टूट को अंजाम दिया है, उसके बाद वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। दरअसल इस घटना के बाद अब कई बड़े गंभीर सवाल जो है उठने शुरू हो गए। क्या महाराष्ट्र में शरद पवार की वो राजनीतिक हैसियत जो है वो ख़त्म हो गई? क्या जिस बात की चर्चा देश में हुआ करती थी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार उस भूमिका में रहते हैं देश की राजनीति में जो कभी भी किसी भी खेमे को जो है पलट सकते हैं और किसी भी खेमे को अपने पाले में कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया था जब शिवसेना जैसी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से करवा दिया था और कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना से। तो इस तरीके से उनकी जो राजनीतिक गतिविधि रही है, जिसको लेकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल हुआ। लेकिन अब उससे आगे बढ़ कर के अगर हम देखें तो अजीत पवार ने वही हरबा इस्तेमाल किया है, वही ताकत का इस्तेमाल अब करना उन्होंने शुरू कर दिया है जो कभी एकनाथ शिंदे ने किया था, और पार्टी पर अब दावेदारी ठोक दी है। विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोर्ट में मामला जो है चला गया है और जिस पर अब बहस चलेगी, और कई महीनों के बाद जिस तरीके से हमने एकनाथ शिंदे वाली सरकार के बाद देखा था, ठीक उस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं तमाम मामलों पर बारीकी से तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तुषार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। फिलहाल इस समय जो हम महाराष्ट्र की पूरा राजनीतिक जो समीकरण को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं 2024 के चुनाव में, क्या बीजेपी सीटों के लिहाज से वो स्थिरता बनाने में सफल रहेगी? क्योंकि अब कई नए चेहरे जो है जुड़ गए और सभी को बराबर बराबर सीटें बांट पाना बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि चुनौती रहे। देखिए, ये चुनौती वाली जो आपने बात करी है, ये कहीं ना कहीं हमें एकनाथ शिंदे के गुट में अब दिखती हुई नजर आ रही है। आपने बात करी कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से शिवसेना को लेकर जो बगावत करी थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बगावत थी और उसी का नतीजा था कि वो जाकर सीएम के पद पे बैठे। लेकिन अब जिस तरीके से उनके गुट में जो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, खासकर उनके गुट के जो विधायक हैं, वो ही बगावत कर रहे हैं कि बीजेपी जो है उनकी सुन नहीं रही है टिकट बंटवारे को लेकर, कुछ फैसलों को लेकर। तो इसको देखते हुए ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो सबको साथ लेके चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सीटें हैं लेकिन आपके पास बंदे जो हैं, जो दावेदार हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक को देंगे तो दूसरा तो नाराज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगी। मुझे लगता है कि ज़रूर आगे जाकर उनके लिए ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करेगी कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ होंगे। लेकिन बात कर रहे हैं हम एनसीपी की। अगर हम एनसीपी की बात करें यहाँ पर, तो एनसीपी में हम देख रहे हैं जिस तरीके के सेम शिवसेना वाला सेम पैटर्न हमें एनसीपी में होता हुआ दिख रहा है, और ये साफ साफ दिखाता है कि इसके पीछे सेम कौन सी पावर है, भारतीय जनता पार्टी की पावर। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने जब शरद पवार के खिलाफ बगावत करी, उनकी पार्टी एनसीपी पर अपना दावा ठोका, विधायकों को अपने साथ लेके गए, तो उसके कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी से उनका कॉन्टैक्ट हुआ और सीटों को लेकर बातें हुई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन रहा है, ऑपरेशन लोटस जिसका वो नाम देते हैं, और जिस राज्य में उन्होंने वो कमल खिलाया है ऑपरेशन लोटस के तहत, अब उनका 2024 को लेकर भी यही फंडा जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि एक तरफ महागठबंधन की राजनीति शुरू हो चुकी है और महागठबंधन इस बार अगर बड़े लेवल पर बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन उन्हें हरा पाएगा, सीटें कम जरूर कर देगा, आंकड़ों में उनको जरूर एक टफ फाइट दे देगा। और इसी को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है वो साम दाम दंड भेद अपना रही है, और कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश में ये भी उनका एक यही जो उन्होंने चाल खेली है एनसीपी के साथ, वही एक उनका मैं कहूँगा एक दाव है जो 2024 के लिए उन्होंने अभी से खेलना शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए कि शरद पवार को लेकर के कई जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट जो ये बात कहते हैं कि शरद पवार दरअसल दो नाव में सवारी कर रहे हैं और ये उनकी ही चाल थी, उन्होंने ही अजीत पवार को उस पाले में भेजा है। यहाँ तक ये सारी बातें कही जा रही, क्या इसमें कोई दम है? और क्या शरद पवार जो कि शिवसेना जैसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो इसकी भी संभावनाएं ज़रूर मानी जा सकती है, इसमें कितनी है? देखिए, आगे आने वाले समय में मुझे अब ये ज़रूर लगता है कि जो शरद पवार हैं वो ज़रूर उद्धव ठाकरे से जो है अब हाथ मिलाएंगे, कहीं ना कहीं गठबंधन करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि दोनों एक ही पार्टी के सताए हुए लोग हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने ही उद्धव ठाकरे को भी सताया है और अब इनको भी सताने में उन्हीं का हाथ है। तो यहाँ पर वो दोनों साथ आते हुए मैं कहीं ना कहीं आगे कुछ ही समय में मुझे लगता है कि कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है दोनों के बीच में, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो संकेत दे कि आगे आने वाले समय में साथ हो सकते हैं। अब जहाँ तक रही शरद पवार की बात, वो अपने आप में एक कद्दावर नेता रहे हैं और अभी भी माने जाते हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि मैंने राजनीति से भले ही रिटायरमेंट के लिए मैंने सोचा हो, मैंने पत्र भी लिखा हो, वो बात अलग है कि मेरे जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे विवश किया कि मैं ना छोड़ूं, लेकिन मैं जो अपनी पार्टी है उससे दूर नहीं हूं। मैं अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, भले ही मैं राजनीति में एक्टिव रहूं या ना रहूं। और ये दिखा, और उन्होंने ये भी साफ किया कि एनसीपी का चीफ अभी भी मैं ही हूं, यानी कि शरद पवार ही है जो अभी भी एनसीपी का चीफ है और आगे भी वो रहेगा। तो वो नेता अपने आप में बहुत बड़े नेता है, लेकिन जिस तरीके का बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स उसी की है जिसके पास नंबर्स हैं, जिसके पास आंकड़े ज्यादा वही पावर में। तो अभी जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं हमें अजीत पवार के पास थोड़ा ज्यादा दिख रहा है शरद पवार के मुकाबले। लेकिन शरद पवार को अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े तजुर्बेकार नेता रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ मिलके आगे आने वाली इलेक्शन में एक बड़ा बिगुल जो है वो भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के साथ जरूर फूकते हुए हमें नजर आ सकते हैं। सवाल ये भी है कि आपने देखा जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस समय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस, खुद अजीत पवार मौजूद थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को उस तस्वीर में देखा गया वो मोबाइल में व्यस्त है, और जिसको लेकर कई लोगों ने इस पर यह एतराज़ जताया कि दरअसल एकनाथ शिंदे इस बात से नाखुश थे और बीजेपी जानबूझकर ऐसे चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है और उससे बीजेपी का भविष्य की सियासत में फ़ायदा हो सकता है। इस पर छोटा सा जवाब रखिएगा। क्या इस तरीके से इस बात का आकलन लगाना कि वो मोबाइल चला रहे थे, खास करके दिलचस्पी की बात कि वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, अब दिलचस्पी किस वजह से नहीं ले रहे थे ये तो खासकर वही जानते हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो हमें लगता हो सकता है कि अब जितने ज़्यादा नए चेहरों को लाएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन जो है वो पार्टी में बढ़ता चला जाता है। अब जिस तरीके से खुद एकनाथ शिंदे भी अब डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे आने वाले जो चुनाव होने हैं उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे फिर से पावर में आते, क्या दोबारा से उनको सीएम पद की सीट मिलेगी, इसको लेकर अब संदेह बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी डर में एकनाथ शिंदे खुद भी है, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े बड़े और नेता जो पार्टी में शामिल होते जाएंगे वो अपने दावेदारी ठोकते जाएंगे, और जब वो दावेदारी ठोकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक रूल रहा है कि जो जितने ज्यादा नंबर लेकर आएगा, जितने ज्यादा विधायक लाएगा उसको पद मिलेगा। और यही सेम पैटर्न के साथ एकनाथ शिंदे को पद दिया गया, वरना देवेंद्र फडणवीस को सीएम का पद देना था, क्योंकि वो ज्यादा विधायक अपने साथ लेकर आए, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहां पर बनवाई, तो उनको वो देना पड़ा। और इसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही होगी जो मुझे कहीं ना कहीं बाहर कर सकते हैं या लात मार सकते हैं। बिल्कुल, ये जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामला है कि अजीत पवार ने जो बातें कही है शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लगभग 5 से 6 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और ऐसे में ये जो है चुनौती एकनाथ शिंदे के लिए खड़ी होती है। अब देखते हैं क्या आते आते क्या होता है, और 2024 से पहले क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी कोई बड़ा धोखा देती नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।